कि अभी मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज आपको संबोधित कर रहे थे, वो हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय के सीनियर भी हैं। 1995 में मैंने वहां से लॉ किया था और आपके बारे में सुना करता था अपने सीनियर से कि बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने वहां टॉप भी किया था। शायद आप लोग मन वाले हैं। अभी हम लोग पिछले महीने एलुमनाई में गोरखपुर में हम लोग जुड़े थे, तो मैं भी जुड़ा था यहाँ से। आपका यहाँ होना काफी हमारे लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। थोड़ा देर से मैं पहुंचा, इसके लिए क्षमा। प्रोफेसर आरके सिंह साहब एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में उनके सामने आए तुरंत शांत हो जाए। ये अलग उनके व्यक्तित्व की छटा है। अभी न्यायाधीश महोदय ने संविधान पर विस्तृत रूप से चर्चा की और क्योंकि आज का संविधान दिवस एक दिन पहले मनाया जा रहा है, हमारी बात सदन जी से हुई थी और आपने कहा कि आज हम जो युवा अधिवक्ता हैं उनको भी सम्मानित करते हैं आज के दिन। ये बड़ा अच्छा प्रयास है। इसी तरह का एक कल भी कार्यक्रम है बार एसोसिएशन में, वहां जाने का मौका मिलेगा मुझे। सबसे पहले युवा अधिवक्ताओं के लिए दो शब्द में कहूंगा। 1998 में एक सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया हुआ था और उसमें उन्होंने अधिवक्ताओं के रोल के बारे में टिप्पणी की थी और बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग उसमें किया गया था। कहा गया ये जो बार एसोसिएशन है वो एक पब्लिक जस्टिस को आगे बढ़ाता है। वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और आज की तारीख में मैं बिल्कुल इस शब्द से सहमत हूं। थोड़ी सी गिरावट वहां से भी आई है। अगर हम लोग थोड़ा प्रयास करें, बाहर और बेंच के रिलेशन को थोड़ा ठीक कर लें, तो बार और बेंच दोनों का सम्मान बढ़ेगा। आए दिन इस तरह के गतिरोध होते हैं वहां, इसमें कई अधिवक्ता भी सीनियर भी बैठे होंगे। उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यह बहुत आवश्यक है। 1946 में न्यूयॉर्क बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जॉन डेविस, उन्होंने एक टिप्पणी की थी वकीलों के बारे में और उन्होंने कहा कि हम न तो कोई टावर बनाते हैं, न बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाते हैं, हमारा ग्रुप ये सब काम नहीं करता, लेकिन कम से कम हम लुब्रिकेंट बनाते हैं, पहुंचने का रास्ता हम दिखाते हैं और हम वो काम करते हैं जो दिखता नहीं है, उसको केवल महसूस आप कर सकते हैं कि एडवोकेट किस तरह का काम न्यायालयों में करता है। किसी वाद पत्र को प्रस्तुत करते समय वो बिल्कुल कोर्ट ऑफिसर के रूप में काम करता है, लेकिन कोर्ट ऑफिसर केवल शब्दों कहने से नहीं होगा, उसको आपको बिल्कुल धारित करना है कि मेरे बारे में इस तरह के स्टेटमेंट हैं और मैं वैसा बनकर, एक अच्छा वकील बनकर समाज को का रास्ता आगे बढ़ाने के लिए हमको कार्य करना चाहिए। अभी पिछले महीने हमारे सीजीआई ने लेक्चर देते हुए बॉम्बे गए हुए थे और कोई व्याख्यान माला किसी के नाम से थी, वही उनका उद्बोधन था और उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्पणी की। उन्होंने कहा
हमको स्वाधीनता आंदोलन थोड़ा टाइम तो लगा आजादी प्राप्त करने में, लेकिन उस आजादी को प्राप्त करने में सबसे ज्यादा रोल किसका है? हमारे देश के सीजीआई ने कहा, उन्होंने कहा कि इसलिए हम लोग स्वाधीनता संग्राम में सफल रहे कि उस समय के बड़े बड़े वकीलों ने उसमें साथ दिया। और भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर इस तरह की बात करता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के मस्तिष्क में भी इस प्रोफेशन के बारे में सम्मान के है। अभी 14 नवंबर को विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम था, उसमें राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री भी थे। एक कार्यक्रम चल रहा था पिछले महीने विधिक साक्षरता का, 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 14 नवंबर तक चला। 14 नवंबर को 3 बजे वो कार्यक्रम था और उसमें उन्होंने इस बात को रखा था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारा जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन तो बिल्कुल 24 घंटे का प्रोफेशन है और उससे अच्छा प्रोफेशन कोई है ही नहीं है। इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है और इसको रिकॉग्नाइज कोई व्यक्ति, सोसाइटी क्यों करेगी? क्योंकि हमको ऐसा दिखना भी चाहिए और हमको ऐसा करना भी चाहिए। जब हम इस बात को प्रूफ करेंगे, आए दिन बार और बेंच में जो विवाद होते हैं अखबारों के माध्यम से हम लोग भी पढ़ते हैं, केवल यही की बात नहीं है, हर शहरों की बात है। उसमें अधिवक्ताओं का रोल कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा हम संविधान दिवस के बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे। अभी सर ने, हमारे सीनियर रहे हैं, उन्होंने विस्तार से बातें की। हम एक शब्द का प्रयोग यहां करना चाहते हैं, ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। किसी भी देश के लिए ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि हम 1947 में आजाद हुए और उसके पहले ही हम संविधान रचना के लिए आगे बढ़ चुके थे। 9 दिसंबर 1942 हम जब भी ब्रेक फ्रॉम द पास्ट की स्थिति में होते हैं तो वो समय बड़ा ही सुनहरा समय वो होता है और हम ये सोचते हैं कि भविष्य में जो हमारे जितने भी सपने हैं उसको एक जगह हम नंबर वाइज एक जगह हम उसको स्थापित कर दें और हमने वैसा किया भी। हमने प्रियम्बुल में जिन जिन बातों को रखा है वो एक एक शब्द पर एक एक पीएचडी हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो नहीं। और मोतीलाल नेहरू के पूर्व तो के साथ ही जब उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कांग्रेस में, तो उसके पहले अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि भारत की जनता तो संविधान बनाने में भी सक्षम नहीं होगी, ये कैसे संविधान बना पाएंगे। उस समय मोतीलाल नेहरू ने कहा, एक प्रपोजल उन्होंने रखा और उस प्रपोजल में सबसे इंपॉर्टेंट बात रखी गई थी, उसको हमने अडॉप्ट किया कि पूरे देश की जनता को राइट टू वोट होगा फर्स्ट डे। यह बात वहां पर रखी गई और आपको यह भी पता होगा कि दुनिया के कई देशों में बहुत समय तक, महिलाओं को तो बहुत दिन बाद मिला है, कई जगह तो पुरुषों को भी किसी किसी आधार पर उन्होंने राइट टू वोट नहीं दिया, लेकिन हमने संविधान सभा के बनने के पूर्व ही यह सोच लिया था कि राइट टू वोट देना है। फंडामेंटल राइट का भी जिक्र था उसमें। ये कितनी महत्वपूर्ण बात थी। और मैं तो संविधान के बारे में जब चर्चा करने लगता हूं तो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूं। संविधान बनने की जब बात आई तो महात्मा गांधी के पास सरदार पटेल और पंडित नेहरू जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बापू, अब संविधान
बनने की स्थिति आ गई है, प्रोसेस उसको आगे बढ़ाना है। पंडित नेहरू 1.5 मिनट मौन हो जाते हैं, महात्मा गांधी 1.5 मिनट मौन हो जाते हैं। किसको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए? और आपको ताज्जुब होगा कि महात्मा गांधी 1 मिनट मौन होने के बाद कहते हैं कि भारत में भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको अंग्रेजी भी आती है, और वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये कितनी महत्वपूर्ण बात थी। उनके आपस के रिश्ते पर हम लोगों को नहीं जाना है। आप लोग जाइए और बी.आर. अम्बेडकर से कहिए कि वो तैयार हो जाए इस कार्य के लिए। सरदार पटेल और पंडित नेहरू वहां जाते हैं, अम्बेडकर साहब के घर। सबको पता है, पूरी सोसाइटी को, यहां प्रबुद्ध जनता बैठी हुई है अपने अपने फील्ड का, कि कैसे संबंध तीनों लोग में थे, लेकिन सम्मान कितना था, और वो सम्मान किस लिए था? लीगल प्रूडेंस में अंबेडकर साहब तैयार हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, अगर महात्मा ने इस बात को कहा है तो मैं स्वीकार करता हूं इसको। और वही व्यक्ति देश का पहला लॉ मिनिस्टर बनता है। सबसे बड़ा रोल अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो बी.एन. राव का है। और जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनने की बात थी तो अंबेडकर साहब ने कहा कि आप एक कमेटी बनाइए, चाहे जिसको रखना हो रखिए, लेकिन एक व्यक्ति चाहिए, वो थे बी.एन. राव। और उनको रखा गया। 60 देशों की यात्रा उन्होंने की, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी किया, और 60 देश में जो प्रोविजंस, जो व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से काम कर रही थी, उसको हमने अडॉप्ट किया। पूरी एक ड्राफ्टिंग हुई तैयार, और बी.एन. राव ने उसको अंबेडकर साहब को सौंप दिया कि इसमें किस प्रावधान को फाइनली रखना है, ये आप तय करें। बिल्कुल वो सेंट्रल हॉल इतने प्रबुद्ध व्यक्तियों का समूह था कि एक एक कानून पर घंटों मैंने एक एक आर्टिकल पर घंटों चर्चा होती थी, तब जाके ये संविधान बना। और इसके बारे में 20 तरह की चर्चाएं लोग करते हैं कि ये बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कट एंड पेस्ट है। किसी ने तो कह दिया कि हम सितार की आवाज सुनने जा रहे थे और हमको इंग्लिश बैंड बाजा की आवाज सुनाई देती है। क्यों सुनाई नहीं देगी? जब 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें कोई प्रतिनिधित्व भारत की जनता का नहीं था, 92 में थोड़ा सा प्रतिनिधित्व मिला, 1909 के एक्ट में भी नाम मात्र का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को मिला। पहला जो प्रॉपर लॉ बना इंग्लिश सरकार के द्वारा, वो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चार्टर है। और उसमें पहली बार कह दिया गया कि 2 राज्यों को चलाने के लिए जो विधानसभा है वो 2 सदनों की हो। पहली बार इस बात को कहा गया। और 1935 में जो चार्टर हमको प्राप्त हुआ, वो तो पूरा का पूरा बेस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 1935 का। तो जब 1935 के चार्टर को हम उसी आधार पर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और हम उसी व्यवस्था में 200 वर्षों से रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो हमारे संविधान पर पड़ना ही चाहिए। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हमारा संविधान अगर प्रभावित भी हुआ तो अच्छे प्रावधानों से प्रभावित। उस समय अमेरिका
में राष्ट्रपति व्यवस्था थी, अध्यक्षात्मक प्रणाली थी, उसको हमने नहीं लिया। हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिया, और वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंग्लैंड में ठीक ढंग से काम कर रही है। पार्लियामेंट वहां सुप्रीम है, तो उसको हमने अडॉप्ट किया। और निश्चित रूप से जो भारत का संविधान बना वो बिल्कुल लाइफ लाइन है हम लोगों की, इसमें कहीं कोई दो नहीं। अब कुछ प्रावधानों की चर्चा सर ने भी की है, मुझे भी मैं भी साहस करना चाहता हूं कि उन प्रावधानों की भी थोड़ी चर्चा हो। जब भी कोई अथॉरिटी, या ये कहें कि 3 तरह की जो हमारी संस्थाएं हैं, उनका प्रॉपर डिवीजन नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग दिखती है आपको लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव में। और आज की तारीख में भी लास्की कहता है, प्रोफेसर लास्की एक बहुत बड़ा राजनीतिक विज्ञानी हुआ है, वो कहता है कि किसी भी देश की जनता का विश्वास कार्यपालिका पर से हट सकता है, विधायिका पर से हट सकता है, लेकिन अगर न्यायपालिका पर से उसका विश्वास हटेगा तो उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा और हम पुनः वैसे ही स्थिति में पहुंच जाएंगे जैसे पहले थे। हर व्यक्ति को ठीक ढंग से जीवन का अधिकार है, लेकिन उसकी कुछ मर्यादाएं भी हैं। शासन चाहे प्रचंड बहुमत से आए, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, ना बनने की आवश्यकता है। शासन चाहे जितना प्रचंड हो, बहुमत हो, उसको संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक मर्यादाओं और संवैधानिक नैतिकता से निश्चित रूप से प्रभावित होकर काम करना चाहिए, क्योंकि संविधान तो बहुत देशों में आपने सुना होगा कि बहुत जगह संविधान है, रिपब्लिक भी है। आप टर्की के बारे में जानते होंगे, लैटिन अमेरिका में कई ऐसे देश हैं जहां पर रिपब्लिक भी है आज की तारीख में, लेकिन क्या वो रिपब्लिक हमारे जैसा रिपब्लिक है? हमने जिस रिपब्लिक को अपनाया, हमारा रिपब्लिक हमने खुद बनाया है, क्योंकि बापू का यह कहना कि हमारे देश का संविधान यहीं के व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि उसी समय जब हमारी ड्राफ्टिंग हो रही थी तो उसी समय एक अमेरिका के बहुत बड़े लॉ एक्सपर्ट सर आइवर जेनिंग्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सर आइवर जेनिंग्स यही नेपाल और पाकिस्तान में दोनों देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को वो ड्राफ्ट कर रहे थे, उनको हायर किया जाता था, कुछ रेमुनेशन दिए जाते होंगे। एक वो पर्सनालिटी थी और एक बी आर अम्बेडकर की पर्सनालिटी थी। निश्चित रूप से हमने इनको इसलिए स्वीकार किया कि ये भारत के थे, हमारे अपने थे, और हमने पहले ही प्रियम्बुल में पहले ही शब्द में लिखा वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और पहला आर्टिकल जो हमने शुरू किया उसमें क्या लिखा? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। हमने यूनियन बनाया, हम फेडरेशन भी बना सकते थे। यहां तक चर्चा हुई संविधान सभा में कि हर राज्यों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। आपको ताज्जुब होगा ये बात सुनकर, हर राज्यों के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन सरदार पटेल और बी आर के सैयद इस बात के लिए तैयार नहीं थे। आज की तारीख में अमेरिका में हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है? लेकिन 200 वर्षों की डेमोक्रेसी वहां की अभी
मुझे लगता है कुछ महीने पहले ट्रम्प साहब की सरकार थी, 6 जनवरी शायद था सर, और 6 जनवरी को पार्लियामेंट में वहां की पब्लिक इन जनरल घुस जाती है। हमारे देश में ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमने तो अपने जीवन में नहीं सुना है, भविष्य में क्या होगा। अच्छा रिपब्लिक बनाना, अच्छा संविधान बनाना, ये तो आपके हाथ में है, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है कि संविधानवाद की अवधारणा को हम डेवलप करें। एक संविधानवाद की अवधारणा होती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और इसको समझने की आवश्यकता आज की तारीख में है। और वो क्या है? लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संविधानवाद, किसी देश में संविधान है, अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, अच्छी बात है, रिपब्लिक है, अच्छी बात है, लेकिन केवल इन तीनों के रहने से ही उस देश की व्यवस्था ठीक ढंग से काम करेगी, ये मैं नहीं मानता और आप लोगों को भी नहीं मानना चाहिए। हम लोगों को संविधानवाद की अवधारणा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो शासन है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रचंड बहुमत की सरकारें भविष्य में भी आए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जो कहेंगे वो लॉ है, हम जो कहेंगे वो संविधान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वकालत करनी चाहिए। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को, फिर इस पर मैं थोड़ा 2 लाइन और इस पर बोलना चाहता हूं। संविधानवाद की अवधारणा का मतलब यह है कि आप जो भी व्यवस्था संबंधी कार्य कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है, उस व्यवस्था संबंधी कार्य के लिए आप स्वयं में सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड नहीं हो सकते, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जस्टिस मैथ्यू ने अपने एक केस के सिलसिले में जजमेंट देते हुए कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। और अभी सर ने एक बात कही कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट नहीं लिखा हुआ है, लिखना भी नहीं चाहिए। अगर हम एक्ट आगे लिख देंगे तो हम उस कानून को लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सेल्फ कंटेंट कोड है, वो स्वयं में एक कानून है, और उसकी विधिमान्यता पर तो प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगाया जा सकता है। वो मेटा लीगल, विधिक संसार के बाहर है, और देश का कोई भी अन्य लॉ संविधान के किसी प्रावधान की बराबरी तो छोड़ ही दीजिए, उसके किसी मात्रा तक भी नहीं है, क्योंकि हमारे इस संसद के द्वारा उसे बनाया भी नहीं गया। वो बिल्कुल विधिक संसार के बाहर की चीज है, जिसको एक लॉ में हमारा एक्सपर्ट हुआ है जो स्टूडेंट्स में, हंस कैल्सन, उसने प्योर थियरी ऑफ लॉ पढ़े भी होंगे, नए युवा अधिवक्ता पुराने लोग भी पढ़े होंगे, प्योर थियरी ऑफ लॉ, उसमें वो ग्रैंड नॉर्म की बात करता है, ग्रैंड नॉर्म की ग्रैंड नॉर्म की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता, तो वो ग्रैंड नॉर्म है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड नॉर्म है, उसकी विधिमान्यता मान लिया जाएगा कि वो एक कंप्लीट लॉ है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने भारतीय संविधान को ठीक वैसा ही मानता हूं, व्यक्तिगत रूप से ये मेरा विचार है। किसी धर्म में गीता का बहुत महत्व है, किसी धर्म में कुरान का बहुत महत्व है, किसी धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब का बहुत महत्व है, किसी धर्म में बाइबल का बहुत महत्व है, लेकिन कम से कम हम अधिवक्ताओं और इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, चाहे वो जस्टिस हों, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे वो लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हों, उनके लिए तो कम से कम भारतीय संविधान
एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में है। इन शब्दों के साथ मुझे ये मौका मिला बोलने का, सरल जी के प्रति मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूं। धन्यवाद। जिस उद्देश्य से आप